आज हम भारत की आज़ादी की उस कहानी को समझने वाले हैं जिसने सच में दुनिया को दिखा दिया कि कैसे एक देश एक साथ मिलकर अपनी पहचान बना सकता है। देखिए, ये सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो एक सफर था खुद को एक राष्ट्र के रूप में खोजने का, जो काफी लंबा और मुश्किल भी था। पहला विश्व युद्ध, इसने भारत को मानो पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। अंग्रेजों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई युद्ध खत्म होगा तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। हर तरफ बस निराशा थी, गुस्सा था। और बस इसी माहौल में 1915 में एक ऐसे लीडर भारत लौटे जो इस संघर्ष का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाले थे। नाम था महात्मा गांधी। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि युद्ध के बाद हालात कैसे थे। फिर गांधी जी के सत्याग्रह के अनोखे आइडिया को जानेंगे। उसके बाद बड़े बड़े जन आंदोलनों पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इतनी अलग अलग आवाज़ों के बावजूद एक राष्ट्र की भावना कैसे पनपी। तो सवाल ये है कि हालात असल में कितने बुरे थे। जरा सोचिए, अंग्रेजी सरकार युद्ध का सारा खर्चा निकालने के लिए लोगों पर भारी भरकम टैक्स लगा रही है। गांव से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा है। और तो और ऊपर से अकाल ने ऐसी हालत कर दी है कि खाने की भी लाले पड़े हैं। ये सिर्फ मुश्किल वक्त नहीं था, ये एक धोखा था, और इसी धोखे ने आम लोगों के गुस्से को भड़का दिया। अब इस भड़कते गुस्से को शांत करने के बजाय अंग्रेजों ने 1919 में एक ऐसा कानून लाया जिसने आग में घी डालने का काम किया। नाम था रॉलेट एक्ट, और ये सच में एक काला कानून था। मतलब सीधा सा था, सरकार किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। इसी अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने पहली बार पूरे देश में एक साथ हड़ताल करने को कहा। लोग तो शांति से अपना विरोध जता रहे थे, लेकिन सरकार का जवाब बहुत ही क्रूर था। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे, बिल्कुल निहत्थे थे। तभी जनरल डायर वहां पहुंचा। उसने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए और अपनी फौज को भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। इस हत्याकांड ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया, और एक बात साफ हो गई कि आजादी की लड़ाई अब कहीं ज्यादा लंबी और मुश्किल होने वाली है। तो अब इस क्रूरता और हिंसा का जवाब कैसे दिया जाए? गांधी जी ने संघर्ष का एक ऐसा तरीका सामने रखा जिसके बारे में दुनिया ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा हथियार जो आगे चलकर भारत की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक बना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नया आइडिया था क्या? ऐसा क्या था इसमें कि लाखों लोग इसके साथ जुड़ गए? देखिए, ये सिर्फ विरोध करने का एक और तरीका नहीं था। नहीं, ये तो लड़ाई को देखने का पूरा नजरिया बदलने वाली एक फिलॉसफी थी। और ये विचार था सत्याग्रह। इसका मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। इसका सिद्धांत बहुत ही सरल था कि अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं तो आपको फिजिकल ताकत की नहीं बल्कि सच्चाई की ताकत की जरूरत है। आपको अपने दुश्मन को खत्म नहीं करना है, बल्कि अहिंसा से, प्यार से उसकी अंतरात्मा को जगाना है, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। ये आप कह सकते हैं शरीर की नहीं, आत्मा की लड़ाई थी। अब देखिए, पूरे देश में इस विचार को लाने से पहले गांधी जी ने इसे छोटे छोटे लेवल पर टेस्ट किया। 1917 में चंपारण के किसानों के हक के लिए, फिर उसी साल खेड़ा में लगान के खिलाफ, और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए। और कमाल की बात यह थी कि ये तीनों सत्याग्रह कामयाब रहे। ये साबित हो गया कि ये तरीका वाकई में काम करता है। तो इन शुरुआती कामयाबियों से एक नया जोश आया और गांधी जी ने अब एक देशव्यापी आंदोलन की योजना बनाई। और यहां उन्होंने एक बहुत ही शानदार कदम उठाया। देखिए, उस समय भारतीय मुसलमान तुर्की के खलीफा के अपमान से काफी नाराज थे। तो गांधी जी ने उनके खिलाफत आंदोलन को अपने असहयोग के आइडिया से जोड़ दिया। क्यों? ताकि देश के 2 सबसे बड़े समुदाय, हिंदू और मुसलमान, एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकें। तो अब यह समझना बड़ा दिलचस्प है कि असहयोग का आखिर मतलब क्या था। यह सिर्फ ना कहना नहीं था। नहीं, इसका असली मकसद था उस पूरे सिस्टम को ही ठप कर देना, जिसके दम पर थोड़े से अंग्रेज करोड़ों भारतीयों पर राज कर रहे थे। तो लोगों ने सरकारी टाइटल लौटा दिए, वकीलों ने कोर्ट जाना छोड़ दिया, स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, और विदेशी कपड़ों की तो होली जलाई गई। यह अंग्रेजी राज को साफ साफ बताने का एक तरीका था कि देखो, तुम्हारे शासन की नींव हम भारतीय ही हैं, और अब हम इस नींव को ही खींच रहे हैं। असहयोग आंदोलन पूरे देश में वाकई आग की तरह फैल गया। लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई। सब लोग लड़ तो स्वराज के लिए रहे थे, पर हर किसी के लिए स्वराज का मतलब एक जैसा नहीं था।
हर ग्रुप ने इस एक शब्द का मतलब अपनी अपनी मुश्किलों और अपनी अपनी उम्मीदों के हिसाब से निकाला। इस पर जरा नजर डालते हैं। जैसे अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था भारी लगान से छुटकारा और जमीन पर अपना हक। वहीं आंध्र के आदिवासियों के लिए स्वराज था जंगलों पर अपना पुराना अधिकार वापस पाना, जहां से उन्हें बेदखल कर दिया गया था। और असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों से आजाद होकर अपने घर जा पाना। तो लक्ष्य एक ही था, स्वराज, लेकिन सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं थीं। आंदोलन अपने पीक पे था, लेकिन तभी फरवरी 1922 में चौरी चौरा नाम की जगह पर एक हिंसक घटना हो गई। एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, और ये गांधी जी के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ था। उनका मानना था कि हिंसा से मिली आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं हो सकती। उन्हें लगा कि देश शायद अभी अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, और बहुत भारी मन से उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन तो रुक गया। कुछ सालों तक एक तरह की खामोशी छाई रही, लेकिन ये तूफान से पहले वाली शांति थी। 1920 के दशक के आखिर तक भारत एक और भी बड़े और इस बार ज्यादा संगठित आंदोलन के लिए तैयार हो रहा था। इस बार लड़ाई का तरीका था सविनय अवज्ञा, मतलब अब हम सिर्फ सहयोग ही नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे बनाए कानूनों को भी तोड़ेंगे, लेकिन विनम्रता से। तो सवाल ये था कि भाई कौन सा कानून तोड़ा जाए? गांधी जी को एक ऐसा मुद्दा चाहिए था जो देश के हर इंसान को जोड़ सके, अमीर हो या गरीब, शहर में हो या गांव में। और वो मुद्दा उन्हें मिला नमक में। नमक पर अंग्रेजों का टैक्स एक ऐसा बोझ था जिसे हर कोई महसूस करता था। जैसा गांधी जी ने खुद कहा, यह ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी चेहरा था। और सोचिए, यह कितना शानदार प्रतीक था। जो चीज हमें प्रकृति मुफ्त में देती है, उस पर सरकार टैक्स कैसे लगा सकती है? और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे मशहूर यात्राओं में से एक, दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़ते गए। ये 240 मील की पैदल यात्रा पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और समंदर का पानी उबालकर नमक बनाया। ये सिर्फ एक मुट्ठी नमक नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पर एक सीधी चोट थी। और इसी के साथ पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बज गया। अब देखिए, जैसे जैसे आजादी की लड़ाई आगे बढ़ी, एक नई चुनौती सामने आने लगी, और ये चुनौती शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी थी। अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि भारत के अपने अंदर के मतभेदों से भी थी। सवाल ये उठ रहे थे कि आजाद भारत कैसा होगा, और उस भारत में सबका स्थान क्या होगा। इसमें सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील सवाल था दलितों के प्रतिनिधित्व का। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का तर्क था कि सदियों के शोषण को देखते हुए दलितों को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए एक अलग इलेक्टोरेट यानी निर्वाचक मंडल चाहिए, मतलब जहां सिर्फ दलित ही दलितों को वोट दें। दूसरी तरफ महात्मा गांधी को इस बात का डर था कि ऐसा करने से हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा और इससे आज़ादी की लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव था जो पूरे आंदोलन को तोड़ सकता था। आखिरकार 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक बीच का रास्ता निकाला गया। इसमें अंबेडकर जी की मांग यानी रिजर्वेशन और गांधी जी की चिंता यानी जॉइंट इलेक्शन दोनों का सम्मान किया गया। तय हुआ कि दलितों के लिए सीटें तो रिजर्व होंगी, लेकिन उनके लिए वोट सभी लोग मिलकर देंगे। इस समझौते ने उस वक्त एक बहुत बड़े बंटवारे को टाल दिया। अब देखिए, एक तरफ तो ये राजनीतिक लड़ाई चली रही थी, लेकिन इसके साथ साथ एक और लड़ाई भी चल रही थी। वो थी एक साझा राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की लड़ाई। इसके लिए संस्कृति का सहारा लिया गया। जैसे भारत माता की छवि ने देश को एक मां का रूप दे दिया, बंकिम चंद्र का गीत वंदे मातरम राष्ट्र का नारा बन गया, पुरानी लोक कथाओं को फिर से जिंदा किया गया ताकि लोग अपने शानदार अतीत से जुड़ सकें, और स्वराज ध्वज ने, जो तिरंगा था, उसने सबको एक झंडे के नीचे लाने का काम किया। तो अंत में सवाल वही आके खड़ा हो जाता है कि इतनी सारी अलग अलग आवाज़ों, संघर्षों और विश्वासों वाला देश आखिर खुद को एक राष्ट्र के रूप में कैसे एकजुट करता है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की कहानी नहीं है, ये इस बड़े सवाल का जवाब खोजने का भी एक सफ़र था। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक राष्ट्र सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं होता, ये एक साझा सपना होता है
एक ऐसा सपना जिसके लिए बिल्कुल अलग-अलग सोच रखने वाले लोग भी एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं।